हाँ स्टूडेंट, तो आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर समझाने का पूरी कोशिश किया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स, ये भी बता दिया था साथ साथ आपको कि वेपर प्रेशर किस चीज पे नहीं डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सारा इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना, जो इसमें वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वो आपका केवल टेम्परेचर है। क्योंकि वेपर प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे केपी हमेशा आपको, केपी जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। मेन फैक्टर जो है उसका टेम्परेचर है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे रहेगा, ऑन विच फैक्टर वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो लिखिए आप लोग, ऑन विच फैक्टर वेपर प्रेशर डिपेंड्स। लिखिए, पूरे टॉपिक का नाम लिख लीजिए। फैक्टर, ऑन विच फैक्टर वेपर प्रेशर डिपेंड। On which factors वेपर प्रेशर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स देखेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लिक्विड पे, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, द वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखेंगे वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, आखिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, वेपर प्रेशर उस लिक्विड का कम होगा। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखिए, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाया हम, जैसे कि मान लो कि दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर हम लोग ले लिए, दोनों सेम टाइप का कंटेनर मान लो है, दोनों को टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसको भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, इसको भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, ठीक है। इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा प्योर वाटर है, इसमें मेरा क्या रखा गया है, प्योर वाटर। इसमें क्या रखा गया है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोल लेते हैं, C2H5OH। इसमें क्या रखा गया है, C2H5OH लिखेंगे आप लोग, ठीक है। 1 मिनट, ये मेरा क्या है, इसमें क्या रखा गया है, C2H5OH। इसमें रखा गया है वाटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ये भी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये सरफेस से आपका, ये सरफेस से छोड़ के आपका कहाँ पे चला जाएगा, सरफेस को छोड़ के लिक्विड मॉलिक्यूल बन जाएगा वेपर मॉलिक्यूल, और आपस में इसके बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा, मान लेते इसका वेपर प्रेशर P0H2O है, इसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी आपका C2H5 सरफेस मॉलिक्यूल को छोड़ के एक टाइम पे वेपर बन जाएगा और आपस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जितना वेपर प्रेशर लगाएगा वही हो जाएगा मेरा वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH। क्वेश्चन एनालाइज हो रहा है कौन सा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH। ऐसा क्यों भाई, अब देख लो H2O के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2O के बीच में क्या है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। आपको पता होना चाहिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे एक में देखो, एक में आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख लो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ऐसे 4 बनाता है, बट 2 अभी देख लो, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब C2H5 में देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हो गया C2H5 और एक यहाँ पे H। तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है। एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें C2H5 पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें केवल ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे आपको हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाए थे कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बट एक ही मॉलिक्यूल में अगर हम बताएं आपको कि C2H5 में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में कितना होता है, C2H5 में आपका थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, C2H5 में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देख लो कैसे, जैसे ऑक्सीजन है इधर हो गया, ऐसे अटैच हो गया, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे आपका सिर्फ केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है पता है आपको, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से अटैच होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच हो जाए, या फ्लोरीन हाइड्रोजन से अटैच हो जाए, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच होता है, उस केस में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख सकते हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस केस में केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कौन सा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ इस मॉलिक्यूल में, तो वाटर में। तो वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये आपका उतना ज्यादा वेपर नहीं बना पाएगा जितना आपका C2H5 बनाएगा, सेम टाइम पे, सेम टेम्परेचर पे, ये ज्यादा वेपर बनाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम वेपर बनेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में छोड़ेगा नहीं, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल वो उतना इजीली वेपोराइज हो जाएगा। तो ये मेरा नेचर ऑफ लिक्विड पे इस तरह से डिपेंड करता है, आया समझ में। इसी तरह से सेकंड की अगर हम बात करें, अब कभी कहीं भी क्या होता है, वेपर प्रेशर के बेसिस पे कुछ सब्सटेंस पर डिवाइड भी किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर सब्सटेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पे लिख लेना एक टॉपिक कि ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर substance can be classified into 2 types, 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा भाई, कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है बताओ, वोलाटाइल सब्सटेंस होता है द सब्सटेंस which have tendency to vaporize and having definite value of वेपर प्रेशर। ऐसा सब्सटेंस जो आपका वेपराइज होना चाहता है, हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, द सब्सटेंस which have tendency to vaporize, जो वेपराइज होना चाहता है, which have tendency to vaporize and having fixed value of vapor pressure is known as volatile substance। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, volatile substance बोलते हैं, ध्यान रहेगा, volatile substance बोलते हैं। volatile substance क्या होता है, the substance which have tendency लिख लेंगे, which have tendency to vaporize and having fixed value of vapor pressure is known as volatile substance। जो वेपोराइज होना चाहता है, लिक्विड से क्या बनना चाहता है, गैस होना चाहता है। जैसे एग्जांपल में ढेर सारे एग्जांपल है, जैसे वाटर है, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, या बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, या आपका टॉलीन हो गया, तो C6, ठीक है, टॉलीन लिख लो, टॉलीन में क्या हो जाएगा, C6 या C7H8 हो गया, टॉलीन हो गया, और पेट्रोल हो गया, या आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, ठीक है। जितना भी एग्जांपल है जो आपका वेपराइज होना चाहता है वो सब क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, उसे आगे लिख ले, मिटा दें इसको, यहां तक कॉपी कर लिए, मिटा दें, चलिए कॉपी करते चलेंगे पैरेलल, ठीक है।
नोट, जब भी वीडियो देखो नोटबुक और पेन के साथ वीडियो देखो, क्योंकि आपको नोट्स भी लेना है, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड इसी में क्लासिफिकेशन हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या हो जाएगा बताओ? नॉन वोलाटाइल जो सब्सटेंस है उसका डेफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंस which doesn't have any tendency to vaporize। कैसे लिखेंगे? the substance which doesn't have any tendency to vaporize, जो वेपोराइज नहीं होना चाहता है, ठीक है। have any tendency to, which the substance which doesn't have any tendency to vaporize is known as non-volatile substance। non volatile substance बोलते हैं। आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं? non volatile substance बोलते हैं। जैसे में सबसे कॉमन एग्जांपल तीन ही चैप्टर में ज्यादा यूज होगा, जैसे एक यूरिया होगा, एक आपका ग्लूकोज होगा, एक आपका सुक्रोज होगा, और एक सैंड भी लिख सकते हो। और यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 हो जाएगा, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22OL11 हो जाएगा। सैंड का रहना तो सैंड आपका मिक्सचर है, ठीक है, सिलिका ऑयल का बहुत सारा चीजें बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसका हो गया? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का। चौक भी बोल सकते हो, चौक, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जांपल है नॉन वोलाटाइल, जो तीन आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। एक और बात, वोलाटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू होगा, ठीक है। वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर P0 वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, बट नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस इज नॉट इक्वल टू 0, हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, बट द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ऐसा एजम्पशन माना गया है कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड स्टेट में मानेंगे। जितना भी सॉलिड स्टेट होता है उसको एज्यूम करके चलेंगे वो नॉन वोलाटाइल होता है, और जितना भी लिक्विड स्टेट होता है, जितना भी लिक्विड स्टेट का सब्सटेंस होता है उसको हम लोग एज्यूम करके चलेंगे वो वोलाटाइल होता है। जनरली एजम्पशन क्या लेके चलेंगे? एजम्पशन ये लेके चलेंगे हम लोग कि जितने भी सब्सटेंस आपका वोलाटाइल है वो किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में। और जितने भी आपका नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है उसका हम लोग फिजिकल स्टेट क्या मान के चलेंगे? क्या एज्यूम करके चलेंगे? बोलो, क्या एजम्पशन मान के चलेंगे? बोलिए। इसका एजम्पशन मान के चलेंगे सॉलिड स्टेट। क्लियर यहां तक? ध्यान रखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज volatile, second one is non volatile. What do you mean by volatile? Volatile substance which have tendency to vaporize and having definite value of vapor pressure, and the assumption will be the substance which is volatile whose physical state will be liquid state, and non volatile substance the substance which doesn't have any tendency to vaporize and whose vapor pressure is always equal to 0, and the assumption will be non volatile substance whose physical state is always as solid state। ध्यान रखिएगा। एग्जांपल भी आपको हम दे दिए, क्लियर हो गया। फर्स्ट फैक्टर्स कौन सा हुआ? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। क्लियर यहां तक? आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखिए आप, सेकेंड फैक्टर्स क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर पे क्या किस तरह से डिपेंड करता है? टेम्परेचर देख लो तो याद रखिएगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, देख लीजिएगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको और समझने के लिए आप चाहो तो
क्या होता है इसमें, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से बहुत जल्दी से अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ के वो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के अपना वेपर मॉलिक्यूल्स में चला जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये फिनोमिना, ये मैकेनिज्म होता है। या इसको और समझने के लिए क्लॉसियस क्लैप्रियन, ठीक है, क्या देखेंगे, क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन से भी समझ सकते हो। क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन क्या है कि डी लॉन वीपी इज द वेपर प्रेशर अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या है, वेपोराइजेशन है। डेल्टा एच क्या है, आपका वेपोराइजेशन लेके चल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। ये आपका क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन है। इस क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन से भी इसका रिलेशन समझ सकते हो। इसका ग्राफ जो जाता है, ग्राफ की अगर हम बात कर लें, ग्राफ आप थोड़ा सा समझ सकते हो। अगर मैं बात कर लूं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ, इस ग्राफ से वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे बढ़ता है, कुछ ऐसे चलता है ग्राफ। आप चाहो तो इसको आप और सिंपल तरीके से ला सकते हो। अगर आप मान लो कि dt को उधर ले जाओ, डेल्टा एच, और dt को उधर ले जाओ, dt को साइड ले जाओ और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो d, यही है मेरा क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन, याद रखिएगा, ठीक है। ये कभी कभी पूछ भी सकता है। तो d ln vp, ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ जाएगा आपका डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन आर बाहर कर दो, यहाँ पे dt अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन अगर आपने किया है तो इंटीग्रेशन किया है तो साथ साथ इसका लोअर लिमिट और हायर लिमिट लेंगे। तो अगर मान लो कि हम लोग क्या लेते हैं लोअर लिमिट पे कि T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, वेपर प्रेशर हम लोग मान के चलते हैं कि P1 है। वेपर प्रेशर कितना मान के चलते हैं कि वेपर प्रेशर आपका P1 है, और T2 टेम्परेचर वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि P2 है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है, हम लोग ये मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे और T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा T2, लोअर लिमिट और हायर लिमिट ले लिए। अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ d ln vp, d और इंटीग्रेशन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ln vp इंटीग्रेशन लोअर लिमिट P1 हायर लिमिट P2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे T2 ऊपर ले जाएगा तो t दी पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करने आता है तो t टू दी पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1, तो ये ऑब्वियस क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी टू दी पावर -1 आएगा, वो नीचे आ जाएगा तो t आ जाएगा 1/t, और -2 + 1 माइनस, तो यहाँ पे ले ले डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर, और नीचे क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर, तो ये 1/t आ जाएगा, सॉरी 1/t, और इसका लोअर लिमिट T1 है और इसका हायर लिमिट T2 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लोअर लिमिट हायर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ln, ठीक है, ln P2 माइनस P1 हो जाएगा, ln P2 माइनस ln P1। बट आपको पता होना चाहिए ln A माइनस ln B क्या होता है, पता होना चाहिए। हम लिख सकते हैं ln A by B, तो लिख सकते हैं ln P2 by P1 डायरेक्टली इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1, बट नेगेटिव भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 आएगा। ये क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा log P2/P1, इधर डिवाइड हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R, और इधर क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ये सिंपल आपका इक्वेशन आ गया, देख लो। तो पूरा आप देखोगे वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। आ रहा है समझ में, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन से समझ सकते हो कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा कर्वियल टाइप का जाएगा। और ये आपका इस टाइप का आपको इक्वेशन मिला होगा, ये इक्वेशन आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में मिला होगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी लाए होंगे। किसके बीच में आया था, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, ध्यान होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड फैक्टर्स हो गया। थर्ड फैक्टर्स और एक इंपॉर्टेंट लिख लेना, थर्ड इसी तरह से नोट बना के लिख लेना, वो फैक्टर्स नहीं है, नोट बना के सिर्फ लिख लीजिएगा।
नोट बना, क्या लिख लेना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सोल्यूशन, लिख लेना ऐसे करके, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is always greater than its solution। समझो इस चीज को बाद में हम समझाएंगे, ठीक है, बट ये नोट का काफी यूज होने वाला है, तो पहले समझ लो कि किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके बने हुए सोल्यूशन से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे पानी का 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर मेजर कर लो, कुछ मिल जाएगा आपको। अब पानी में चीनी डाल दो या नमक डाल दो और उसके बाद वेपर प्रेशर चेक करो, तो ऑब्वियस है कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर आया और प्योर पानी में चीनी डाल के जो वेपर प्रेशर मेजर करोगे वो हमेशा प्योर पानी से कम ही रहेगा हमेशा। तो ये स्टेटमेंट दिमाग में डाल लो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन। ध्यान रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट से थर्ड आप एक और पॉइंट बना सकते हो बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे लिखेंगे, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग पॉइंट। बताओ कैसे समझे, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर वाली बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल्स कर रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है इसको लिक्विड मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लगा मतलब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, कम ही टेम्परेचर में लिक्विड मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इट मींस उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक ही बात हो गया, ये कहने के लिए थर्ड लिख दिए, बट आपका एक्चुअल में दो ही फैक्टर बोल सकते हो, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलता है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, जिसको केपी बोलते हैं या केसी बोलते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, वो डिपेंड्स करना ओनली ऑन टेम्परेचर। वो दिखाए भी थे कैसे आया समझ में, केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। वो साइज, शेप या क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड पे किस तरह से डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। दो केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब कि एक वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, डेरिवेशन दिखाएंगे। उसी में आपको एक लॉ बताएंगे, रॉल्स लॉ। क्या समझे नहीं, दो केस बताएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, एक वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे, मिला देंगे, उसी से बना हुआ जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का हम लोग निकालेंगे वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला के सॉल्यूशन बनाओ तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, आया समझ में। और सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब एक वोलेटाइल कंपोनेंट दूसरे वोलेटाइल कंपोनेंट में मिला दो तो उस दो वोलेटाइल कंपोनेंट का मिक्सचर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, वो हम लोग दो केस पढ़ना है। वहीं पे एक रॉल्स लॉ हो गया, उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। आया समझ में, तो इसको कॉपी करो जल्दी से, और आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर नेक्स्ट हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एकदम स्टार्ट हो जाएगा फास्ट, और उसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बैक टू बैक हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल एप्लीकेशन है, ग्राफ है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। तो कॉपी कीजिए, पढ़ते रहिए, फिर आगे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।